नमस्कार दोस्तों। जब भी कोई डिजास्टर होता है या आपदा आती है या हम कहीं फंस जाते हैं, तो हमने दुनिया में देखा, हिस्ट्री में देखा कि कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल कर आता है। और अभी भारत के लिए विपदा एक ही है कि हमारी जो एयरफोर्स है वो काफी वीक दिखाई देती है। जितने हमें हमें स्क्वाड्रन चाहिए उतने हमारे पास है नहीं। उमेश जी ने बड़ी बार इसके ऊपर वीडियो बनाई है हमारे साथ। अब हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि हम बॉडी बना रहे हैं, बाकी सब कुछ हमारे पास है, इंजन हमारे पास नहीं था। अब कहीं ना कहीं जाकर हमने भी भाई बड़ी बार वीडियो बनाया कि मोदी जी प्राइवेटाइज कर दो, आपसे डीआरडीओ से बाकियों से ये काम नहीं होगा, या इसको देर लग रही है वहां पर। कई रीजन हो सकते हैं कि अगर हम इसरो में हम लोग इंजन बना सकते हैं, हम रॉकेट बना सकते हैं जो 2000 किलो नॉट के भी होते हैं, वो अगर वो कर सकते हैं तो एक एयरक्राफ्ट के लिए हम क्यों नहीं बना पा रहे? उसके मल्टीपल रीजंस देयर कैन बी। और हमें मालूम है कि हिस्ट्री में जब जब भारत में हमारे साइंटिस्ट ने कुछ डेवलप करने की कोशिश करी, कांग्रेस ने उन्हें या तो हनी ट्रैप करवाकर किसी न किसी केस में फंसवा दिया या मरवा दिया, ताकि कहीं भारत अपना इंजन, अपना एयरक्राफ्ट अपनी यहाँ पर तरक्की ना कर ले। अरे भाई, घूस मिलनी बंद हो जाएगी सोनिया गांधी को, क्योंकि पोल डांसर से जिसने अपना करियर शुरू किया हो और दुनिया की वन ऑफ द रिचेस्ट लेडीज बन गई हो, फिर कैसा पोल होगा? मुझे लगता है सोने का नहीं, डायमंड्स का होगा, जिसके ऊपर वो डांसिंग करती रही। आज पूरी कांग्रेस को वो डांस करवा रही है। बट मुद्दा आज सोनिया गांधी नहीं है। मुद्दा है कि मोदी जी ने लगता है कि हमारी बात सुन ली। हम यही बोलेंगे कि हमारी बात सुन ली, क्योंकि वी वर वन ऑफ द फर्स्ट वंस टू डिक्लेयर दिस कि हमें कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। और आज एलएनटी ने भी पेशकश कर दी है कि भाई वो जो भारत की जरूरत है 110 किलो नॉट इंजन की, उसको डेवलप करने के लिए वो आगे आने की पहल कर रहे हैं। और क्या अब मोदी गवर्नमेंट उसको स्वीकार करेगी, इनको देगी, नहीं देगी? और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी एक प्रपोजल आ गया है इसके लिए। उसको डिटेल में बात करेंगे उमेश जी के साथ। उमेश जी, जय सिया राम। जय सिया राम सुमित जी। सर, हमारा ये जो एलएनटी है, आपको मालूम है राम मंदिर भी एलएनटी ने बनाया, कंस्ट्रक्शन वो कर रहे हैं। तो बनवाया तो राम जी ने है, कंस्ट्रक्शन का काम एलएनटी को दिया गया। अब कावेरी इंजन चाहिए तो एलएनटी बोलता है हम करेंगे। और सुना है कि पाकिस्तान में भी थोड़ा सी खलबली हो गई है जैसे ही एलएनटी ने ये काम किया है। सर, व्हाट इज हैपनिंग विद अवर इंजन? डू यू थिंक दिस इज द राइट मूव कि प्राइवेट सेक्टर को डाल दिया जाए कि भैया आप बनाइए? देखिए सर, अभी आपको मालूम है कि तेजस MK1A जो तेजस MK1 का नेक्स्ट वेरिएंट है, उसका इंजन और एमका का इंजन बनाना हमको बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारा जो कावेरी इंजन है, वो अभी तेजस जो बेसिक मॉडल है MK1 उसके लिए ही सूटेबल है। और उसके ऊपर भी इतना भी अभी हमने जो उसमें डेवलपमेंट करने बाकी है, वो नियर अबाउट हो जाएगा। और तेजस का जो फर्स्ट वेरिएंट है, इट इज़ अ 4th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। और ये MK1A है, वो है 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। और एमका बताते हैं ये 5 और 5.5 की तक का 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। और इसके लिए हमने जीई के साथ करार भी किया है, बट हम जीई के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। क्योंकि जी का एक चीज़ है कि बहुत ही वेस्टेड इंटरेस्ट है। जी का कोलैबोरेशन बहुत सारी देशों की डिफेंस कंपनीज़ के साथ भी है। और उन डिफेंस कंपनीज़ के जब उनका कोलैबोरेशन होता है, तो जैसे ही तेजस के इंजन्स के लिए हमने जी का इंजन्स माँगा है उनसे, तब वो भारत के इंजन्स को जानबूझ के डिले करते हैं और वो साउथ कोरिया को वो इंजन देते हैं। और साउथ कोरिया में इसके लिए देते हैं क्योंकि लॉकहीड मार्टिन का अमेरिकन कंपनी जो है, उसका वहाँ पे निवेश है। तो बेसिकली साउथ ऑफ कोरिया का मॉडल है कोलैबोरेशन विद विद अमेरिका। हमारा जो मॉडल है मेक इन इंडिया, वो थोड़ा-सा डिफरेंट है। इसी के कारण जी हमको इंजन नहीं देता है। और आपने ये भी देखा है कि जी हमने हमेशा डिले भी किया है, 2 साल तक हमें तेजस के इंजन नहीं दिए। फर्स्ट इंजन अभी आना चालू हुआ है और उसके बाद हमारी डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी। पर इसका कोई भरोसा नहीं है सर, इसका परमानेंट इलाज निकालना ज़रूरी है। इसके लिए एल-एन-टी के चेयरमैन ने एल-एन-टी एयरोस्पेस के चेयरमैन ने एक प्रपोज़ल दिया है भारत सरकार को। वो बता रहे हैं कि भारत में 3 कंपनीज़ हैं, इनके साथ मिलके हम अपना खुद का कावेरी इंजन 2.0 या 3.0 जो एमका के अंदर यूज़ हो सकता है, उसको हम बना सकते हैं।
और इसके लिए उन्होंने 3 कंपनीज़ का नाम दिया, वो है टाटा एडवांस एरोस्पेस सिस्टम्स, टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड, महिंद्रा एरोस्पेस और गोदरेज एरोस्पेस। सर, ये तीनों कंपनी ऐसी है जिनका अभी ग्लोबल एविएशन कंपनीज़ के साथ करार हो चुका है। गोदरेज एरोस्पेस कुछ ऐसे कंपोनेंट्स बनाता है इंजिन्स के लिए अ, जो हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सकते हैं। वैसे ही टाटा एडवांस सिस्टम्स और महिंद्रा एरोस्पेस ने भी काम किया है। टाटा एडवांस सिस्टम्स का बात किया जाता है कि वो उसका करार शायद बोइंग के साथ हुआ है और महिंद्रा एरोस्पेस का भी यूएस कंपनीज़ के साथ करार हुआ है। तो वो बोलता है इन सब का एक्सपर्टाइज़, कलेक्टिव एक्सपर्टाइज़ यूज़ करके हम एमका का इंजन में टेस्टिंग कर सकते हैं। और इसके लिए उन्होंने सरकार को बोला है कि आपका जो ये लोअर बिड मॉडल है, L1 मॉडल जिसमें आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट देते हो, उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। आपको फोकस करना पड़ेगा क्वालिटी कंट्रोल में। और उन्होंने ये बोला है कि ये मॉडल वेस्ट में भी अपनाया गया, कि जब अमेरिका ने अपनी कंपनीज़ बोइंग को है, कॉलिन्स एरोस्पेस है, सबको सपोर्ट दिया था। और आज वो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन बन गए हैं और वो अमेरिका के लिए नहीं बल्कि एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो उसी मॉडल के हिसाब से इन्होंने 4 कंपनीज़ का नाम बताया जिसमें खुद की कंपनी प्लस एडिशनल 3 कंपनी और इसमें उन्होंने सीधा भी बोल दिया कि कम से कम 15 से 20 हज़ार करोड़ लगेंगे, 5 8 से 10 साल का टाइम फ्रेम भी लगेगा और इन्होंने एक मॉडल भी बात की कि यूरोजेट का जो मॉडल है उसी हिसाब से हम बना लेंगे, जिसके अंदर पीरियोडिक अपडेट्स की अगर जैसे ज़रूरत होगी, वी विल डू दैट एज़ वेल। सर, आपको मालूम है कि जीटीआरई फैसिलिटी अभी बनाई है डीआरडीओ ने, जिसमें एरो इंजन की टेस्टिंग होती है। उसके अंदर बताया जाता है कि 130 केएन तक का ट्विन इंजन टेस्टिंग की जा सकती है। तो अब क्या हो रहा है कि भारतीय सरकार को इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा अगर ये काम करना है। भारत की जितनी भी एजेंसीज़ है जैसे डीआरडीओ है, फिर बाद में ये जीटीआरई है और इसरो भी है, अगर इसके अंदर इनसे भी अगर मदद ले सके विथ प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, कलेक्टिव पार्टनरशिप के हिसाब से काम हो सकता है। तो ये मॉडल अच्छा है, इसी की बात रख के इन्होंने बोला भी है। उमेश जी, जैसे अभी इंडियन एयरफोर्स है, उन्होंने भी बोल दिया दे आर आल्सो बैकिंग अप कि अगर भारत से की जो अपनी कंपनीज है, एचएएल है, डीआरडीओ है, अगर इनसे काम नहीं हो रहा तो प्राइवेट सेक्टर को अगर लेकर आया जाए तो क्या दिक्कत है। हमारे तो एयर चीफ ने ऑलरेडी बोल भी दिया कि भाई हमें विश्वास नहीं है कि एचएएल काम कर सकता है। डोंट यू फील दिस इज द राइट मूव कि अगर अमेरिका है वहां पर प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर दिया एंड दे आर डूइंग ऑल्सो। भाई आप सोच के देखिए कि इनके अपने एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में फंसे हुए थे, 9 महीने हो गए, लेकिन वो वापस नहीं लेकर आ पाए नासा से। तो एक प्राइवेट कंपनी को बोला, उसने 2-3 दिन में बनते वापस भी ले आया, वरना उनकी क्या हालत होती सुनीता विलियम्स की और उसके क्रू की, आप समझ सकते हैं। द प्राइवेट सेक्टर इज नॉट समबडी हु इज ओनली देयर टू मेक मनी। नेशनलिस्ट कंपनीज भी होती हैं जो नेशन के लिए काम कर सकती हैं। भारतीय गवर्नमेंट ने आज तक कभी भी प्राइवेट सेक्टर को स्पेस में या एयरक्राफ्ट में या डिफेंस के अंदर घुसाया नहीं था। अभी घुसाना शुरू किया है, तो अब देखिए गन्स हैं, मिसाइल्स हैं, इवन की जो हमारे रॉकेट्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर ने बनाने शुरू कर दिए और बड़ी स्पीड से वो काम भी करते हैं, क्योंकि उसके अंदर रेड टेपिज्म नहीं है, वहां पे बाबू नहीं बैठे हैं। तो आपको नहीं लगता कि इंजन के अंदर भी जैसे एचएल को काम दिया है, कोई प्राइवेट कंपनी को बोलिए फाइटर जेट बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको बैक करेंगे। देखिए ऑलरेडी एचएएल ने ऑलरेडी एमका के लिए मॉडल तैयार कर चुके हैं, जो फाइटर जेट है उसके लिए उन्होंने कंपनी बनाने वाले हैं, जिसमें एचएएल विल बी 50% और 4 प्राइवेट कंपनीज़ को लेने वाले हैं, जिसमें सक्सेसिवली एक-एक कंपनी को एक-एक पार्ट दिया जाएगा। किसी को रियर दिया जाएगा, किसी को फ्रंट दिया होगा, किसी को मिडल दिया होगा या ऐसे कुछ बात चल रही है। उन्होंने प्रपोज़ल दिया है 12.5% ईच। और आपको ये बता देता हूँ एचएएल जो था जब वो प्राइवेट में था, उसके पास खुद का मारुति एयरक्राफ्ट था। भारत के पास वो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी दोनों थी। हमारे नेहरू जी ने उसको नेशनलाइज़ कर दिया, उसके बाद इसका बेड़ा गर्क हो गया। ये तो आप मोदी जी को थैंकफुल करिए कि उन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को वापस लाइमलाइट में लेके आए। उन्होंने डोमेस्टिक अ, जिन उधर जो बाबूस है उनको बहुत हद तक चेंज किया। बट आपकी बात सही है कि जो बाबूस है उनको और भी अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत है। और मेरा मानना ये है कि आईएएफ चीफ ने जो बात बोली है, इट इज़ एब्सोल्यूटली राइट। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अंदर एक तरह से अकाउंटेबिलिटी लानी चाहिए। अगर वो उनसे काम नहीं होता है,
तो उसको एक प्राइवेट सेक्टर को भी बेचने में कोई नुकसान नहीं है विद द गवर्नमेंट सुपरविजन। क्योंकि आपको मालूम है डीआरडीओ आपके पास है और डीआरडीओ को डायरेक्टली आप प्राइम मिनिस्टर को अपने अंडर कंट्रोल में ले लेना चाहिए। जिससे क्या होगा कि ये सब चीज़ें प्राइवेट को काम दे दीजिए, एचएएल को प्राइवेटाइज़ कर दीजिए, दैट वाज़ इन द बेस्ट इंटरेस्ट। मालूम है आज 85 टू 90% जो स्टेक है एचएएल का, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। बट व्हाट इज़ द पॉइंट अगर जिस पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है, अगर वो काम नहीं करते हैं, तो प्राइवेटाइज़ इज़ द बेस्ट थिंग क्योंकि इसमें अकाउंटेबिलिटी आएगी और एक इकोसिस्टम आएगा। लोगों यहाँ पे हमारे पास इतने ड इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं, उनको जॉब्स मिलेगा, उनको एक तरह से वहाँ यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगी, एक इकोसिस्टम क्रिएट होगा, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बिल कम होंगे। तो जो आईएएफ का जो थॉट प्रोसेस है, बहुत ही सही है। आपको मालूम है भारतीय सरकार ने 83 जेट्स पहले ऑर्डर दिया था तेजस के, फिर 97 ऑर्डर दिया है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जैसे एमका और बाकी एयरक्राफ्ट अगर जैसे-जैसे इनका डेवलपमेंट होता गया, तो उनकी भी क्वांटिटी 100 से कम नहीं होगी, कोई भी वेरिएंट की, अराउंड 100 होनी चाहिए, ठीक है? और एक एयरक्राफ्ट के लिए कम से कम 3 इंजन की ज़रूरत पड़ती है। तो आप समझ लीजिए इतनी इंजन अगर हम बाहर से इम्पोर्ट करते रहेंगे, तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व कहाँ चले जाएगा? सेकंड, अगर डोमेस्टिक हमारे पास रहेगा, तो वो पूरा इकोसिस्टम हमारे पास बनेगा। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि इंजन के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। कावेरी इंजन और बाकी एमका इंजन दोनों के ऊपर वी हैव टू एक टाइम बाउंड तरीके से सबको एक तरह से जो भी इसमें डेवलपमेंट में इन्वॉल्व्ड है, प्राइवेट पब्लिक जो भी ऑफिशियल्स है, उन सब से जैसे डीओजी के जो चीफ है इलॉन मस्क, सबसे रोज़ पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो? आपको क्यों रखा जाए? आप हमारे से हाउ कैन यू बी यूज़फुल टू अस? सिमिलर चीज़ एचएएल या पूरे डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट में भी करने की ज़रूरत है। जब तक आप जवाबदेही नहीं रखोगे, डीआरडीओ के जो व्हाइट बाबूस हैं वो काम नहीं करने वाले, ना एचएएल के एम्प्लॉइज़ काम करने वाले। और मेरा ये मानना एक और एक है कि आज आपने देखा है कि अमेरिका जो चाइना की और पाकिस्तान की कंपनीज़ को ब्लैकलिस्ट कर रही है। वी आल्सो हैव टू एन्श्योर कि फ्यूचर में अमेरिका को कोई भरोसा भी नहीं है, वो हमको सप्लाई भी नहीं दे सकता है, हमारी कंपनीज़ को भी कोई ना कोई रीज़न से ब्लैकलिस्ट कर सकता है, क्योंकि उनके जो परसीव्ड नेशनल इंटरेस्ट है, वो मौसमों के जैसे चेंज होते हैं, ठीक है? आज डोनाल्ड ट्रम्प की पॉलिसी एक अलग है, बाइडेन की सोच एक अलग है, तो कहीं न कहीं हमको लगता है कि हमारे सॉवरेन इंटरेस्ट के लिए वी हैव टू डू दैट। बिल्कुल सही। हमें अपने सॉवरेन इंटरेस्ट के लिए अपने बाबू लोगों से भी बाहर निकलना पड़ेगा, इनको चलाना भी है और प्राइवेट सेक्टर को भी। जो एक पहल हो रही है, अब तो प्राइवेट सेक्टर ने हाथ खड़े कर दिए। गवर्नमेंट कंपनी से नहीं होगा, हमें ही कुछ देश के लिए करना पड़ेगा। और ये नेशनलिस्ट कंपनीज वो हैं जो कुछ भी कर सकती हैं, पैसे का पावर है पीछे, बैंकिंग स्ट्रक्चर उनके साथ है एंड दे आर नेशनलिस्ट। दे कैन डू एनीथिंग फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। और ऊपर से जो हमारी एक्सपोर्ट की मार्केट है, वो भी अच्छी तरह से ये मार्केट कर सकते हैं। यानी कि सब जगह पे बल्ले ही बल्ले है। इसलिए पाकिस्तान में भी खलबली है। लेकिन पाकिस्तान की वीडियो किसी और तरह बनाएंगे, क्योंकि वहां पर जो आर्मी चीफ है उसने बोलना शुरू कर दिया है कि अब हम मुजरे करेंगे। लेकिन ऑफिशियली पाकिस्तान की आर्मी ने बोल दिया हम मुजरा करने को तैयार हैं। आसिम मुनीर घगरा डालकर लिपस्टिक लगाकर अब डांस करता हो आपको दिखाई देगा। उसकी वीडियो अगली बनाएंगे। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए और जय सिया राम बोलते रहिए। जय सिया राम।